सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको ईएमआई भी बोल देते हैं। ईएमआई मतलब कि हम जो चीज़ लेते हैं ईएमआई पे लेते हैं ना, वो ईएमआई नहीं है बच्चों। वो थोड़ा प्रॉफिट और लॉस वाला ईएमआई हो जाता है। वो हमको भी पता नहीं है कैसे इंटरेस्ट जोड़ ओड़ के ईएमआई लेते हैं लोग। जैसे होता है ना, हम बाइक वाइक खरीदने गए तो ईएमआई भरना पड़ता है। 1 साल तक भरना है, 2 साल तक भरना है, उसके हिसाब से हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं बच्चों, हम वो चीज़ तो बता नहीं रहे। हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये साइंस का टॉपिक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चों। इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझिए आप। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों में कि इसमें घुसने से पहले कि हम लोग अभी तक कर क्या रहे थे। सर अभी तक तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। नहीं, जो मैं बता रहा था, पढ़ा रहा था बच्चों, अभी तक उसमें क्या आपने समझा? आपने आई थिंक ये समझा होगा कि हम लोग एक बैटरी लगा के और एक सर्किट कंप्लीट करते थे और लाइट वाइट जल जाता था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन जाता था बैटरी के थ्रू। ये तो देखे हैं ना हम लोग। किस में देखे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे हैं बच्चों, जिसमें कि सेल लगा होता था, वायर से जुड़ा होता था। इस टाइप से आपको याद होगा आई थिंक। देखिए, इस टाइप से देखते थे हम लोग को। यहाँ पे ये बैटरी दिया होता था और यहाँ पे मान लेते कि एक की दिया हुआ है, और यहाँ से मान लेते हैं एक यहाँ पे ऐसे एक बल्ब जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही तो देखते थे। और अगर ये की क्लोज क्लोज कर देते थे तो यहाँ से ऐसे करके करंट बहने लगता था बच्चों, और जब सर्किट कंप्लीट होता था तो ये बल्ब जल जाता था। हाँ सर, याद है, इस टाइप से होता था भाई। तो यहाँ पे जो ये करंट ऐसे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इसे करंट बन रहा है बच्चों, वो किसके कारण बन रहा है? बैटरी के कारण बन रहा है। बैटरी यहाँ पे करंट बना दे रहा है ना, चार्जेस का फ्लो कर दे रहा है, तो उसके कारण करंट बन रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे चीज़ें बैटरी की वजह से हो रही थी। अब अगर ऐसा हमें लाइट जलाना है, अब हमारे घरों में लाइट आती है, हमारे घरों में पंखा चलती है, एसी चलती है, कूलर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक अप्लियंसेस होते हैं जो चल रहे हैं। तो भाई अब बैटरी से ही तो करंट बन रहा था अभी तक, तो लोगों को यही तो पता था। 1830 से पहले मान लीजिए, है ना, मतलब बहुत पहले की बात है, 200 साल पहले की मान लीजिए। तो हमें तो यही पता था कि भाई बैटरी से करंट आ जाती है ऐसे करके गोल गोल, और लाइट वाइट जलने लगती थी, और ये डायरेक्ट करंट होता था। तो बात ये था बच्चों कि अगर हमें घरों तक लाइट लाना है, अभी हमारे घरों में बताइए बैटरी से इतना चल रहा होगा, इतने पूरे भारत में हर जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया, तो इतना बड़ा बैटरी लगा होगा क्या कहीं पे? ऐसा नहीं होगा बच्चों। तो वो चीज़ आती है अल्टरनेटिव करंट से, मतलब एसी सोर्स होता है। और वो चीज़ हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी के समझ लीजिए कि बैटरी तो इतना बड़ा लगाएगा नहीं कि बैटरी से करंट आ रहा होगा इतना ज़्यादा। हमारे पास कितना बैटरी लगाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी ना। तब आए फराडे चाचा। हाँ, आपके भी चाचा होंगे। तो इन्होंने हमें कुछ कुछ चीज़ें बताया। इन्होंने ये सोचा पहले, इन्होंने, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं ना बच्चों, इतने ज़्यादा सोचते हैं, इतने ज़्यादा सोचते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाकर एक लॉ बनता है भाई। है ना, बहुत सालों की मेहनत रहती है उनके पीछे। कोई कोई साइंटिस्ट पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं कोई कोई, वो पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर भी उन्हें कोई आउटपुट नहीं मिलता है। ऐसा भी लोग हैं, है ना। जैसे भाई अब सक्सेसफुल आपके नज़र में जो बनते हैं लोग, तो उनमें बहुत कम लोग होते हैं। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बनते कोई एक दो ही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया इन्होंने। इन्होंने सोचा पहले कि बैटरी के थ्रू तो इतना नहीं किया जा सकता यार, कितना ज़्यादा हम बैटरी लगा। फिर सोचा, जब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर था हमारे पास, इसमें करंट ऐसे करके जा रहा था आई, तो करंट कैरिंग वायर में जब चार्जेस का फ्लो हो रहा है, जब चार्जेस का फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती थी ऐसे करके, है ना बच्चों। ऐसे करके हमने आपको बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है। जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे कर्ल करेंगे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, तो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे 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 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जा रही है। क्या वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करके हम लोग करंट बना सकते हैं? ये इन्होंने सोचा। जिस तरीके से करंट बह रहा है वायर में, करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन गई है ना बच्चों। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनी होती है। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करके करंट बना सकते हैं? इन्होंने ये सोचा।
अब एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया, चलो भाई देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, तो इन्होंने फिर शुरू किया कि चलो भाई बनाते हैं, बनता है कि नहीं बनता है। इन्होंने पहले क्या किया बच्चों, इन्होंने पहले क्या किया, मान लेते हैं कि एक हमने क्या लिया, लूप लिया इस टाइप से। अब बहुत सारा उन्होंने किया होगा लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं, अब इतना क्या ही बताया आपको। एक ऐसे मान लेते हैं कि लूप लिया, और उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया। भाई यही तो लेंगे वो, ये छोटा सा हमने मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया, और इधर साउथ पोल लिख दिया, इधर नॉर्थ पोल लिख दिया। अब पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे भाई, है ना बच्चों। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी। है ना बच्चों, इस तरीके से ऐसे हम छोटा बना दिए हैं ऐसे ही आपको समझने के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है भाई, ठीक है। ये बार मैग्नेट जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, और यहाँ पे कोई अगर ऐसा देखा जाए कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट का कंडक्शन हो सकता है, तो कोई कंडक्टिंग वायर ऐसे ही रख दिया हमने, लूप में रख दिया। क्योंकि अगर करंट अगर इसमें आएगा तो लूप में ही तो करंट चलता है, अगर सर्किट कंप्लीट हो तभी तो करंट बहेगा भाई। सर्किट इनकम्प्लीट हो, हम ऐसे करके वायर रख दें, कैसे पता चलेगा कि करंट बहा है कि नहीं। और उसको और अच्छे से पता करने के लिए बच्चों हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ताकि बल्ब जल जाएगा तो पता चल जाएगा, बहुत कम वाट का बल्ब। ठीक है, इस टाइप से आप समझ लीजिए बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब लगा दिया। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसमें अगर करंट आ गया तो बल्ब जल जाएगा, और नहीं आया तो नहीं जलेगा। या फिर कोई कोई बोलते हैं कि उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा के देखा यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर का अगर यहाँ पे रीडिंग अगर ऐसे आ रही है तो भाई करंट बह रहा होगा। गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को मेजर कर देता है, तो इसमें बहुत छोटा सा करंट बहेगा। तो यहाँ पे अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिए तो उसका डिफ्लेक्शन अगर शो होगा तो इसमें करंट आया होगा, और नहीं होगा तो नहीं आया होगा। चलिए, छोटा बहुत कम वाट का यहाँ पे बल्ब लगा दिया हम लोग। उन्होंने यहाँ पे रख दिया बार मैग्नेट को, और एक लूप रख दिया भाई। अब रख दिया तो हो ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है भाई। अब क्या करें, जल ही नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंट फेल। अब बहुत तरीक़े से वो सोचेंगे ना। अब उन्होंने होप छोड़ दिया भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक करंट तो बहन ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, अब गुस्सा हो गया, थोड़ा गुस्सा भी होता है साइंटिस्ट लोग। उन्होंने सोचा कि हो ही नहीं रहा है तो हटाओ इसको, हटा दिया। जब इन्होंने यहाँ से ऐसे करके इसको हटा दिया, फेंक दिया, तो जैसे ही यहाँ से इन्होंने ऐसे फेंका ना, ऐसे रखा हुआ था, इन्होंने ऐसे फेंक दिया, देखा कि भाई यहाँ पे बल्ब जल गया। ऐसा उन्होंने देखा, ऐसे फेंक दिया मैग्नेट को तो बल्ब जल गया इधर फेंकने पे। सोचा ओ भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही हो गया, मैंने कुछ अलग खोज दिया क्या, मैं अभी तक क्या कर रहा था। एक सेकंड, इसको नहीं लेना है। तो ये उनको पता चला बच्चों, एक सेकंड अच्छे से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको। उन्होंने क्या किया, इधर फेंका तो बल्ब जल गया। सोचा अरे यार ये क्या हो गया, फिर उन्होंने इसको पास लाया, ऐसे लाया पास तो फिर भी बल्ब जल गया। ठीक है भाई, फिर भी बल्ब जल गया, फिर ले गए, फिर जल गया, फिर बुझ गया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। फिर सोचा उन्होंने अरे भाई इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। तो ऐसे ऐसे कर रहे तो उनको मज़ा आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने करके देखा बच्चों। तो अब उन्हें पता चल गया कि भाई अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करके वायर में करंट ला सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो इसे इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे बच्चों, है ना, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे भाई उन्होंने ऐसे करके सोचा था, बल्ब जल गया था। बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सर अभी तक क्या था, अभी तक क्या बकवास कर रहे थे सर। तो यहाँ पे देखिए फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉ आता है। पहली बात, अगर आपको इसको समझ में आया तो एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इसमें यूज होगा। वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा, तो हम उसको चीज़ को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे और आपको पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और क्या किया। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, बट उतने डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी आपको ऐसे ही समझ लेना है कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे बल्ब जला होगा, उनको समझ में आया होगा, बस कुछ कुछ चीज़ें। तो चलिए
बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, सर कौन सा चैप्टर में? अरे बच्चों पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना आपने, वहाँ पे क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वहाँ से फाई ई से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। हाँ सर याद आ गया। फाई ई होता था, फाई ई क्या होता था बच्चों? ई डॉट डी ए लिखते थे, मतलब ई डॉट ए लिख देते थे, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। और अगर छोटा डी फाई लिखना है तो डी फाई के लिए हम लोग लिखते थे ई डॉट डी ए। बहुत आसान सा चीज़ था बच्चों, और मैंने आपको ये चीज़ बता रखा था। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, है ना? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपको याद तो होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है। क्या बोल रहा है ये? इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहें तो फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट। बच्चों अंग्रेजी छोड़िए, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अगर हम लोग एरिया ले लेते हैं, कोई भी हम लोग एरिया ले लेते हैं किसी भी शेप का, मान लेते हैं हमने ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप का कुछ ले लिया। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर है। तो अगर ऐसा डायरेक्शन है और इसका हमको एरिया वेक्टर लेना होगा, मैंने एरिया वेक्टर लेना वहाँ पे भी सिखाया था, कोई भी एरिया वेक्टर लेना है तो उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होता है। तो इस वेक्टर को देखें तो इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर वेक्टर यही है। हाँ सर बच्चों यही तो है इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली, किसी सरफेस से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। तो इसका अगर इस तरीके से है तो इसका अगर हम इधर कंपोनेंट ले ले तो हमको पता चल जाएगा कि नॉर्मली कितना पास कर रहा है इस चीज़ को। तो इधर एंगल ये थीटा मान लेते हैं, और अगर ये बी है तो बी का इधर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। तो हमको प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वही हमको बताता है कि फ्लक्स कितना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इधर ले लेंगे कंपोनेंट तो हमको पता चल जाएगा। तो बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। और वही फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के, ठीक है। और वही फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के एंगल थीटा को। क्योंकि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज किए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज किए तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज किए फिर भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर इधर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ले जाए तो थीटा बदल जाएगा, तो फ्लक्स भी बदलेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो डिपेंडेंसी होता है उसी को लिया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद हमको मिल जाता है फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए, यहाँ पे आई थिंक थीटा नहीं कॉस ऑफ थीटा लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है अभी बताता हूँ मैं। इन दोनों के बीच का एंगल है तो फाई इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को 1 ले लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा के, तो बी डॉट ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का कॉस ऑफ थीटा एंगल होती है। बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है बच्चों। ये तो तरीका है, इस तरीके से डिपेंडेंसी के कारण होता है। लेकिन एक और अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही है एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर तो यही है ठीक है। तो इधर कंपोनेंट ले लेंगे बी का, तो बी का कंपोनेंट ले लीजिए बच्चों, बी कॉस ऑफ थीटा इधर आ जाएगा और इधर के डायरेक्शन में बी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं 1 एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
एक यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं बी कॉस ऑफ थीटा। आखिरकार इधर वाला कंपोनेंट बी कॉस ऑफ थीटा ही तो है। तो छोटा सा कंपोनेंट हमने मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे तो जा रही है बच्चों, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर तो यही है। और एक छोटे से एरिया में अगर हम छोटा सा अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए, इसका एरिया ऐसे ले लिए, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इससे भी पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी कॉस ऑफ थीटा ही होगा। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, यूनिट मीटर स्क्वायर में, यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली, वो है बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है सर, तो अगर हम वही को अगर ए मीटर स्क्वायर एरिया में देखें, ए मीटर स्क्वायर एरिया में देखें तो कितना पास करेगा, बी कॉस ऑफ थीटा गुने ए आ जाएगा एरिया। तो आपको पता चल गया कि इतना एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। और जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वही तो हमारे पास फ्लक्स है, वही तो हमारे पास फ्लक्स है। तो हो जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा इंटू एरिया, मतलब कि हम 5b बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं b डॉट ए, दोनों के बीच का एंगल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हम ऐसे करके भी डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, यूनिट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, बी का यूनिट क्या हो जाएगा बी का यूनिट हो जाएगा आपके पास टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया इसका यूनिट। और कोई और भी यूनिट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बी का क्या होता है बच्चों यूनिट, टेस्ला तो होता है, लेकिन अगर हम किसी और फॉर्मेट में देखना चाहें, उसको टेस्ला को और हटा कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है वो होता है एम इंटू बी होता है, और एम का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हमारे पास उसको हम लोग लिखते हैं एम इंटू एल, और यहाँ पे एम का वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होता है एन आई ए। तो इसका हो जाएगा यूनिट आपको स्मॉल एम का एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर ये हो गया, और ये हो गया न्यूटन, और ये हो गया एम्पियर मीटर। तो बी का यूनिट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, बी का यूनिट आ गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर में है, तो एक मीटर कर दिएगा तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, यही इसका यूनिट हो गया। और अब चाहें तो डायमेंशन भी बता सकते हैं, अब चाहें तो डायमेंशन भी बता सकते हैं बच्चों। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन न्यूटन आ जाएगा, तो ML/T-2, मीटर है तो मीटर को एल लिखते हैं, एम्पियर को आई ए से लिखते हैं, एम्पियर यही तो होता है। तो इसको देख सकते हैं कितना आ जाएगा बच्चों, ML/T-2 A-1, ये इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं यार, ये बहुत सिंपल है। ये मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा था इधर, ये मैं ऐसे सोच रहा था, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। कहीं कहीं पे हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हम अभी भूल गए थे, तो छोटा छोटा फार्मूला का यूज़ करके निकाल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लगता है इसमें, है ना। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको तो समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें ऐसे ही होती है। चलिए आगे आपको और चीज़ बताता हूँ। बोला जा रहा है इन केस ऑफ अ बॉडी इज प्रेजेंट इन अ फील्ड आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, आउटवर्ड फ्लक्स जा रहा है, टेकन इज पॉजिटिव। ओके, आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव ले लेते हैं। नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज शेप इज जीरो। बिल्कुल आसान सी पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट में बोल रहा है कि अगर कोई आप क्लोज शेप ले लेते हैं, क्लोज शेप मान लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल हमको तो यही दिखता है, एक आप सिलेंडर ले लीजिए, मेरे को तो अच्छा एग्जाम्पल यही दिखता है कि आप एक सिलेंडर ले लीजिए और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। ठीक है, सिलेंडर ले लिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है बच्चों। तो आपको पता होगा कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अगर ये अगर सिलेंडर है बच्चों, तो एरिया वेक्टर तो
रेडियली आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये एरिया वेक्टर हो गया, इधर एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा। बच्चों पता है ना, ये एरिया वेक्टर तो इसका इधर ही होगा, एक डिस्क टाइप का मान लीजिए, डिस्क टाइप का मान लीजिए, है ना। और अगर ये देखें तो ये पूरा रेडियल होता है, ये ऐसे पेन है ना, तो ये पूरा ये वाली है इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा सरफेस एरिया ऐसे गोल गोल है ना बच्चों, पूरा गोल है। तो गोल है तो भाई इसका परपेंडिकुलर सरफेस एरिया तो ऐसे ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका तो परपेंडिकुलर सरफेस एरिया ऐसे ही होगा। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। इन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। बी तो ऐसे ही जा रही है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होगी, है ना, इधर बाहर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लिखना है इसका टोटल मैग्नेटिक, टोटल इसका फ्लक्स, इस पूरे सिस्टम का फ्लक्स जीरो आएगा। वो कैसे आएगा देख लेते हैं। पहली बात हम इस सरफेस के लिए देखते हैं। तो इस सरफेस में क्या हो रहा है, इस सरफेस में हो रहा है बच्चों फ्लक्स, देखेंगे तो बी डॉट ए होता है। बी डॉट ए मतलब कि यहाँ पे बी ए और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ये ऐसे वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 लिख देंगे। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का 1। तो यहाँ पे फ्लक्स आ रहा है माइनस का बी ए, और ये जो लेटरल सरफेस एरिया वाले हैं ये सब, यहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी डॉट ए, मतलब कि बी ए दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, हर जगह पे देख सकते हैं आप 90 डिग्री ही बन रहा है। कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है, तो फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए होता है। तो यहाँ पे बी ए दोनों के बीच का एंगल जीरो दिख रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल तो जीरो ही हो जाएगा भाई। कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब कि कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा फ्लक्स। बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल ईजी सा चीज़ है ये। और चाहे तो आप यहाँ पे, अब चाहे तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना है। जितना इधर से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनका जो फ्लक्स बन रहा है वो नेगेटिव बनेगा, और इसका फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा, दोनों जीरो हो जाएगा, और ये तो जीरो है ही। और इसके लेटरल सरफेस पे एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है, उसका करंट जीरो हो जा रहा है। तो ओवरऑल इसका फ्लक्स जीरो होगा, ये तो मैं बोल रहा था। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस हो बच्चों, कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए आप, ये स्फेयर ही ले लीजिए, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इसका भी नेट टोटल फ्लक्स इस सरफेस का जीरो हो जाएगा, पूरे सरफेस में। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। फ्लक्स का हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है बी डॉट ए होता है, तो इसका समझ सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, और फ्लक्स जो होता है यहाँ पे फाई मैक्सिमम मिलेगा, लिख देता हूँ। यहाँ पे फाई मैक्सिमम के लिए लिख सकता हूँ, यहाँ पे फाई का मिनिमम वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ पे फाई का वैल्यू 0 पे लिख सकता हूँ। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, यहाँ पे फाई का वैल्यू बी ए के बराबर आ जाता है, जो कि मैक्सिमम होता है। मिनिमम वैल्यू क्या कब आता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे फाई का वैल्यू माइनस का बी ऑफ ए आ जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री पे फाई का वैल्यू हमारे पास आ जाता है बच्चों 0। तो ये चीज़ बिल्कुल छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये आपको तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। ये तो हम जब निकालते हैं तो वहाँ पे फील्ड क्या होती है बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती है। अगर कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आ गया तो वो छोटे सा एलिमेंट लेके हम बनाते हैं। आगे ये सवाल भी आएगा तो हम आपको बता देंगे कि जिस तरीके से हम लोग फ्लक्स बी डॉट ए करके लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा फ्लक्स इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग छोटा एलिमेंट डी ए लिख कर सोल्व कर देते हैं, जिसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते थे वो नॉन यूनिफॉर्म होते थे, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म हो गए, if magnetic field lines non-uniform, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो हम यहाँ पे
फ्लक्स का वैल्यू डिफाई करके लिख सकते हैं। छोटा सा फ्लक्स किसी एलिमेंट का ले लेंगे, उसमें बी डॉट डी ए कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये बहुत आसान सी चीज़ हो जाती है बच्चों, घबराना नहीं है इसको देख के, ये आगे कहीं काम आ जाएगा तो वहाँ पे मैं बता दूँगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है कहीं कहीं पे। आपको मैं ये पूछ रहा था कि बच्चों फ्लक्स चेंज कब होगा, है ना, फ्लक्स चेंज कब होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, व्हेन द फ्लक्स, मतलब कि यहाँ पे 5b की ही बात हो रही है ना, विल चेंज। कब हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा भाई, बिल्कुल आसान है। हम फ्लक्स का वैल्यू क्या पढ़ के आए हैं, बी डॉट ए पढ़ के आए हैं। ओके सर, बी डॉट ए पढ़ के आए हैं, और इसी का वैल्यू हो जाता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब अगर कहीं पे बी चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, कहीं पे हमने एरिया बदल दिया, मतलब एरिया का वैल्यू अगर हमने चेंज कर दिया, कहीं पे हम लोग थीटा बदल दिया, अगर इनको चेंज कर दिया, किन्हीं में से एक चीज़ को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे फाई चेंज हो जाएगा, फाई विल चेंज्ड। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को बदल दिया तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं कहीं पे अगर इस टाइप से आपको दे रखा है कि ये ऐसा लूप है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा इस मैग्नेट की वजह से, साउथ नॉर्थ इधर बना देता हूँ। तो इसके कारण मान लेते हैं कि इस टाइप से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी भाई। इस टाइप से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हुए दिख रही होगी। तो अगर अगर हम इसका वेलोसिटी कुछ दे दें, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, और ये लूप रुका हुआ है, ये रेस्ट पे है, तो अगर जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, इसमें इस एरिया के थ्रू फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कम है, और ये अगर धीरे धीरे अगर आगे ये बढ़ जाए, देख सकते हैं नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा आएगा भाई, है ना, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला था, बी पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं जाते वक्त बढ़ जा रही है, उसके कारण फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल। एक आपसे सवाल पूछूं मैं बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पे एक आपको लूप दे रखा है। इस लूप में आपको दे रखा है करंट ऐसे आई बह रहा है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है भी। क्या इसके वजह से, वेलोसिटी की वजह से इसमें फ्लक्स का चेंज होगा, बताइए, क्या इसमें फ्लक्स का चेंज होगा? तो आंसर नहीं है बच्चों, फ्लक्स का चेंज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों में से कोई चीज़ बदलना चाहिए भाई। इसका एरिया तो बदल नहीं रहा है, ये घूम भी नहीं रहा है, थीटा भी नहीं है, ये तो चल रहा है ना ऐसे करके। ऐसा कोई इस सरफेस पे चूड़ी मान लीजिए, ऐसे रिंग टाइप का, वो बस ऐसे करके चल रहा है, वो घूम थोड़ी रहा है, ऐसे ऐसे बस चल रहा है। तो चलने की वजह से थोड़ी यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बोला कि बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बदल रहा है, कुछ भी चीज़ नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, हाई सेम रहेगा, ठीक है, नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात है, फाई चेंज नहीं होगा। और भी आप बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यही चीज़ मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, आ जाओ भाई, ये आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। तो भाई इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा, दोनों भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसा ये होगा वैसा ही ये भी है।
अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ, मेरा दोस्त भी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो हम दोनों को लगेगा हम दोनों तो रुके हुए हैं, है कि नहीं बच्चों? तो दोनों भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होगी। ये पास आता तब तो चेंज होता, ये पास आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा ये बढ़ रहा है वैसा ही ये भी बढ़ रहा है। दोनों साथ साथ ऐसे हैं तो दोनों ऐसे से बढ़ रहे हैं, ऐसे हैं तो दोनों ऐसे बढ़ रहे हैं, तो भाई ये दोनों के बीच में थोड़ी कुछ चेंज आएगा, दोनों तो सेम ही लगेंगे हमेशा, है ना? तो यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, आई विल नॉट चेंज। ये मैं बताना चाहता हूँ जो आई थिंक आपको क्लियर होगा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्लियर होगा, चलिए आगे चलते हैं। ओके, हम लोग फेराडो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। आखिरकार ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट ही हो रही है, ठीक है? ये मैं शुरू में बताया था, एक्सपेरिमेंट ही हो रही है बच्चों। तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था अपना, वो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट में बोला अ कॉइल इज अरेंज टू लिंक सम ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखें, देखा ना बच्चों आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, अब आपको पता चल गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। बिल्कुल, बी डॉट ए link some of the magnetic flux through the source S if relative motion occurs between the coil and source। रिलेटिव मोशन होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर भी से चल रहा है, बी से वो भी चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन रिलेटिव मोशन होगा तब फ्लक्स आएगा, ठीक है? तब फ्लक्स चेंज होगा, सॉरी। अकर बिटवीन द कॉइल एंड सोर्स, ठीक है, सच दैट फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, ठीक है, द करंट विल इंड्यूस्ड इन इट। देखिए, जिस तरीके से हमने पीछे बताया ना बच्चों, वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो रिलेटिव मोशन करना है किसके बीच में? सोर्स और कॉइल के बीच में। तो एक हम कॉइल ले लेते हैं, अरे यार अच्छा कॉइल लेते हैं ना, एक सेकंड बच्चों, अच्छे से हम लोग लिखना चाहते हैं। ये ऐसे है, अगर मैं कहीं पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं कहीं पे ऐसा करके लूप लेता हूँ, तो इस लूप का मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि हम जो लूप ले रहे हैं ना, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी हमने ऐसे मैग्नेट ले लिया है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इधर ले लेता हूँ, आपको कन्वीनियंस होगा। एक सेकंड रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए, हम अगर कहीं पे इस टाइप का अगर लूप ले लेना बच्चों, तो आपको समझना है कि ये ऊपर की तरफ है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ आपको देखना है, और ये आपको नीचे की तरफ देखना है, इनवर्ड। ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ये इनवर्ड है, मतलब कि कोई भी अगर ऐसा इस टाइप का गोल रखा हुआ है ना, तो होता है ना कि एक आपके तरफ आ रहा है सरफेस, एक अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इस टाइप से रखा हुआ है। ये है तो ऐसा गोल ही है, ये गोल ही है, लेकिन इसको ऐसे पलट दिया गया है, ऐसे चेंज कर दिया जाएगा, तो ये इस टाइप से हो जाता है। और ये आपकी तरफ का है सरफेस, ये आपकी तरफ का आ रहा है ये एलिमेंट, और ये अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर है, ये ऊपर है। कंफ्यूज नहीं होना है, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। एक मैग्नेट मान लेता हूँ बच्चों, ठीक है, इस टाइप का मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी भाई। इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी। और अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चों, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस टाइप से मान लेता हूँ, तो इस टाइप से इधर की तरफ जा रहा होगा ऐसे करके,
अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी था, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर उन्होंने देखा था तो इधर फेंक दिया था इसको, फिर देखे कि अरे भाई लाइट जल गया, मतलब कुछ ना कुछ इसमें छोटा सा कुछ एम्पियर का, कुछ मिली एम्पियर का करंट आया होगा, कुछ माइक्रो एम्पियर का बोल सकते हैं उस टाइप से। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने ये चीज़ किया, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन देखा, उन्होंने क्या किया, इसको मोशन करा दिया। मान लेते कि ऐसे था, ऐसे कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो गया बच्चों, कुछ ना कुछ मैग्नेट को मूव कराने की वजह से बच्चों यहाँ पे करंट बन गया। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लूप देख रहे हैं, ये कंडक्टिंग लूप है, इसमें एक करंट इंड्यूस हो गया है ना बच्चों। अगर इसको हम इधर मूव करा दिए, मतलब इसका वेलोसिटी कुछ इधर दे दिए, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट आ गया, आई। अब आई करंट मान लेते हैं कि अगर इधर की तरफ जा रहा है, वो डायरेक्शन में बता दूंगा बाद में, इधर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा होगा, तो हमें क्रॉस को कम करना होगा, मतलब कि करंट ऐसे करके लाना होगा। तो ऐसे करके हमें करंट लाना होगा, ठीक है बच्चों, इस टाइप से। इसको ऐसे मूव करा रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर उसी को हम क्या करें, इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें बच्चों, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा, इसी कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से आप समझिएगा। अगर हम इसका वेलोसिटी उल्टा कर दें, मान लेते हैं कि ये इधर भाग रहा है, इधर भी वेलोसिटी से भाग रहा है, तो इसमें अब करंट कैसे इंड्यूस होगा, अब उल्टा हो जाएगा बच्चों, है ना, अब उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा बच्चों इसमें करंट, मतलब कि अब इधर की तरफ भाग रहा है, अब ये इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ अगर वेलोसिटी है तो क्रॉस कम होगा, तो क्रॉस लाना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से आएगा वेलोसिटी, हाँ, ऐसे करेगा तो इस तरीके से वेलोसिटी आएगा। उल्टा हो जाएगा उसका, इस तरीके से इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। करंट अब ऐसे बहेगा, तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। ये इंड्यूस्ड करंट जो आ रहा है ना, करंट इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि इसके मूव कराने से करंट आ रहा है। अब मूव करा रहे हैं तो मतलब कुछ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ा घटा रहे हैं तो उसके कारण हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्लक्स के कारण, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स आ रही है ना, इसमें जो फ्लक्स आ रही है बच्चों, उसके कारण यहाँ पे चेंज हो रहा है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। फ्लक्स मतलब होता है बी डॉट ए, तो वहाँ पे बी ए आप उनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है, तब फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। ये वेलोसिटी की वजह से नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, आगे आपको पता चल जाएगा। और यही चीज़ आप यहाँ पे भी मैं लिख के लाया था बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मोशन करा रहे हैं इसका इस डायरेक्शन में, बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से दिखा रखा है, इस तरीके से इधर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसके कारण इसमें ऐसे जा रहा है। तो ये जो लूप हम लोग लिए हैं, तो लूप से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ने के कारण यहाँ पे था पहले, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर हो गया, मतलब कुछ ना कुछ कॉइल में करंट आया है, तो वही करंट आता है। तो करंट कैसे आता है बच्चों, इसमें अगर इधर जा रहा है तो क्रॉस बढ़ रहा होगा, तो हमें डॉट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इधर की तरफ डायरेक्शन है बच्चों, है ना, ये इधर नहीं इधर है, सॉरी एक ही तरफ दिखाएंगे ना, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसका पोलैरिटी चेंज कर दिए, साउथ इधर नॉर्थ इधर, तो साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, तो पता है आपको इस तरीके से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इधर की तरफ क्या दिखा रखा है, उल्टा पुल्टा दिखा रखा है, इस तरीके से जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये इधर की तरफ भाग रही है, अगर आप देखें तो ये इधर की तरफ भाग रही है, अगर इसका मोशन इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हैं डॉट बढ़ रहा होगा, तो हमें क्रॉस लाना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि डॉट बढ़ रहा है, क्रॉस ला रहा है, क्या कर रहे हो सर, मुझे भी तो बताओ, कैसे करंट इधर की तरफ ही फ्लो कर रहा है। तो ये चीज़ आगे आगे बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। बट अभी के लिए समझिए कि अगर ये मूव करता है तो फ्लक्स चेंज होता है, इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती बढ़ती है, उसके कारण इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, और जिसके कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी शो होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यही तो मैं बता रहा था कि इसको इधर इधर हिलाने से यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, ये वेलोसिटी की वजह से नहीं हो रहा है, इधर इधर वेलोसिटी से मूव करा रहा है, फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसके कारण चेंज हो रहा है।
ये छोटी सी चीज़ है बच्चों। और फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ तो बताएंगे हम, अभी बताने वाले हैं, ये फार्मूला भी आएगा। और बहुत सारी चीज़ें बदल गई होगी। आप ही सोचिए ना बच्चों, हम बिना बैटरी का यूज करके करंट बना दे रहे हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट बना दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन टाइप की हो गई थी, लगभग 1833 1834 की बात है। फैराडे अंकल उस टाइम पे ये चीज़ दिए थे, तो बहुत अलग ही चीज़ आ गया था। अभी तक तो पता था बैटरी के केमिकल उसमें रिएक्शन होती है, बहुत सारे केमिकल्स भरे होते हैं बैटरी में, उसके चेंज के उसमें कुछ रिएक्शन होने के कारण करंट आ जाती है, चार्जेस का फ्लो होने लगता है। बट बिना बैटरी का करंट कैसे आएगा, वो ऐसे आ रहा था। ये बहुत बड़ी चीज़ थी बच्चों। बहुत सारा चीज़ इसका एग्जांपल भी होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ट्रांसफ़र होता है, एप्लियंसेज जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, ये सब चीज़ें आएगी, आगे चीज़ें आएगी। बट चलिए हम आगे चीज़ें आएगी तो उसी टाइम पे बताएंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा था, उनका सेकेंड एक्सपेरिमेंट कैसा था ये देख लीजिए। उनका सेकेंड एक्सपेरिमेंट कैसा था, उन्होंने बोला कि वहाँ पे बार मैग्नेट की जगह पे कॉइल ले लेंगे तो उसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। मतलब टू कॉइल्स आर अरेंज्ड इन सच अ स्टेडी current flows through one and some of its magnetic flux links with the other. If the current in the first coil changes, current induced in the second coil. Okay, current is induced in the second. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में तो यही बोला जा रहा है ना बच्चों, एक कॉइल हमने ले लिया है, ये मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल है। अगर इसको हम इसमें अगर हम करंट फ्लो करा दें, मान लेते हैं कि इसको हमने अगर ऐसे ज्वाइन करा दिया है वायर से, ऐसे ज्वाइन करा दिया है, मान लेते हैं ऐसा आपके पास कोई वायर हो और ऐसे ज्वाइन है, और यहाँ पे कोई स्विच आपको दे दिया है इस टाइप से, और अगर हम स्विच क्लोज कर देंगे बच्चों, अगर ऐसे करके स्विच क्लोज कर दें तो इसमें आपको पता है करंट ऐसे 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 फ्लो करने लगेगा भाई, है ना, ऐसे करके करंट फ्लो करने लगेगा। और जब करंट फ्लो करेगा बच्चों ऐसे करके, तो ऐसे करके ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे करके, है ना, ऐसा करके फिर जाएगा ये अंदर की तरफ, ऐसा करके यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, इस तरीके का कोई चीज़ होगा। और ये बोल रहा है ये प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, प्राइमरी है। और यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी कॉइल ले लेते हैं, जो कॉइल लेते हैं जो हम लोग देख रहे थे कि जिसमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, जो कंसिडर कर रहे थे हम लोग, ये सेकेंडरी मान लेते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, उनको उतना याद नहीं है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण, इस कॉइल में करंट जाने के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई होगी। आपको पता है ना वो जो कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है चारों तरफ, उसी वायर को हम लोग गोल गोल लपेट देते हैं तो ये सोलेनोइड का शेप ले लेता है। और उसमें हमको पता था कि सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी बच्चों, इस तरीके से जा रही है करंट, इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, इधर से आ रही है, इधर करके ऐसे करके फिर ऐसे करके चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से आ रही है। आप ऐसे हाथ कीजिए बच्चों ऐसे, तो इधर आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से बन जाएंगी भाई, है ना बच्चों, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे। बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हम हमारे को जो लूप दे रखा है वो यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है ना बच्चों, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ मैं कि अगर हम किसी को मूव नहीं करा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर रेस्ट पे है बच्चों, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने के कारण भी इसमें इंड्यूस्ड करंट आ सकता है, इसमें इंड्यूस्ड करंट आ सकता है। वो कैसे भाई, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अगर हम क्या करें, स्विच को अभी हटा दें, स्विच को हम लोग क्या करें, ओपन कर दें, है ना बच्चों, ओपन कर दिए, मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हट गए भाई, करंट आएगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो ये हट गए। तो अब क्या होगा बच्चों, अब हट गए तो
जैसे ही हमने क्लोज किया, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया, तो यहाँ से इसका करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो गई, तो इसमें जब हम यहाँ पे रखे हैं, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा। शुरू में कुछ था ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई तो फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा बच्चों, है ना। मान लेते हैं कि इसमें अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, तो हमको इसको कम करने के लिए, सर ये सब क्यों कर रहा हो, कम करने के लिए, तो वो चीज़ हम बताएंगे बच्चों आगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे, है ना। इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, और जैसे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे स्विच हमने क्या किया था, क्लोज कर दिया था, और जैसे ही फिर से अगर स्विच हम लोग हटा देंगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगेगी, अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें, और उसके बाद कम होने लगेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब कि फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर से यहाँ पे करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये बहुत आसान सा चीज़ है बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको ये करंट का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, ये छोटी सी चीज़ है, आगे हम लोग और अच्छे से बता देंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने उसके बेसिस पे लॉ दे दिया। लॉ कैसे दे दिया बच्चों, फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है और फैराडे का सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ काफ़ी आसान है, वेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, पासिंग थ्रू द सर्किट चेंजेज, ठीक है, एंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल आसान है, जिस तरीके से अभी हम लोग इंड्यूस्ड करंट पढ़ रहे थे कि उसमें करंट आ रहा था, करंट आ कैसे रहा होगा भाई, उस लूप में करंट ऐसे ही थोड़ी आ जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा उसका, और ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं, जिसको उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं वोल्टेज, और कुछ नहीं बच्चों, इसी को हम लोग वोल्टेज बोल देते हैं। मतलब कितना वोल्टेज है सर्किट में, कितना वोल्टेज है, वही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन और कटिंग इन द फ्लक्स। बिल्कुल, जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। बिल्कुल आसान सा तो बता दिया उन्होंने चीज़, है ना। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना। जब जब फ्लक्स चेंज होगा, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बच्चों, यही हम उन्होंने हमें बताया। चलिए, ये तो फर्स्ट लॉ होगा, मतलब मोटा मोटे तौर पे आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड लॉ यहाँ पे बोला जाता है, उसी के बेसिस पे है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। ओके, जो हमारे पास इधर ऐसे करके सर्किट बन रहा था ना बच्चों, जो सर्किट हमारे को इधर करके ऐसे बन रहा था, तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड है, इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड है, सेकेंडरी कॉइल था, ईएमएफ इंड्यूस्ड है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब d∅dt, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज। तो ये बोला गया, जो भी इंड्यूस्ड इसमें ईएमएफ आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स चेंज का, समय के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ बोला गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt है, समय के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। और यही तो ज़रूरी था बच्चों, क्योंकि जब भी हम लोग कोई बार मैग्नेट लाते थे तो उसका हम लोग क्या करते थे, स्पीड बढ़ा देते थे। इधर साउथ था इधर नॉर्थ था, तो हम लोग सोचते थे कि इधर ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो अब यहाँ पे करंट आ रहा है, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, तभी इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। ऐसा नहीं था बच्चों, ये जल्दी आ रहा है इसका मतलब टाइम कम लग रहा है। अगर ये इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो समय तो कम लग रहा होगा ना, आपको पता होगा समय तो कम लग रहा होगा। तो वही कारण यहाँ पे समय का खेला है, मतलब जल्दी पहुँच जा रहा है तो समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है तो ओवरऑल d∅dt जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इसमें बढ़ जाता था, उसके कारण ये ज़्यादा बल्ब चमकता था। आ रहा समझ में। अगर इसको हम लोग धीरे धीरे मूव करें, वेलोसिटी कम कर दें, तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा तो d∅dt का वैल्यू
नीचे वाला कंपोनेंट ज़्यादा है तो डी फाई बाई डी टी का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब ईएमएफ कम हो जाएगा, इसमें ईएमएफ कम जनरेट होगा, उसके कारण बल्ब थोड़ा डिम हो जाएगा, है ना। जैसे आखिरकार बल्ब इसको भगाने के कारण जल रहा है, तो धीरे से ना ऐसे जल रहा होगा बच्चों, ऐसे चल रहा है, उसी की वजह से कम हो जा रहा है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल इजी सा चीज़ है बच्चों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, तो ईएमएफ का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ डी फाइव बाई डी टी लिख देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट जो आ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू -1 हमने ले लिया, ठीक है। तो -1 ही क्यों लिया सर, वो चीज़ें आगे आगे बच्चों है ना। यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू अब आप देख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डी फाइव बाई डी टी, लेकिन ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ डी फाइव बाई डी टी होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड के। एक्चुअली में नेगेटिव होता है, एक्चुअली में यहाँ पे एक नेगेटिव आता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी फाइव बाई डी टी से चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको कुछ। अब यहाँ से आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं कि डी फाई का वैल्यू हमने पता था पहले बच्चों की बी डॉट डी ए होता है, तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे, तो ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली हमको ये देखना है कि ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्लियर होगा बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। ओके, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा है, तो उसी तरीके से हम लोग इंड्यूस्ड करंट नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल इंड्यूस्ड करंट नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन आर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पढ़े थे हम लोग। हाँ सर पढ़े हैं, तो वोल्टेज यहाँ पे ईएमएफ का काम कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आर का काम करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट जो आएगा हमारे पास आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन उसका रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आ रखा है ना बच्चों, आ रहा है डी फाई अपॉन डी टी आ रहा है, और नीचे 1 अपॉन आर तो है, नीचे आर है, मतलब 1 अपॉन आर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो करंट का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन आर डी फाइव डी टी, ये आपके पास करंट हो गया बच्चों। करंट जो है वो डिपेंड करेगा, आई डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और चेंज इन फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट आ गया हमारे पास। अब हम लोग चाहें तो आगे भी चल सकते हैं, आगे चल के क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज भी लिख सकते हैं ना बच्चों, क्यू, क्यू को चार्ज बोल देते हैं ना, इंड्यूस्ड चार्ज भी लिख सकते हैं, ये भी आसानी से लिखा जा सकता है। चार्ज क्या होता है, मतलब आई इक्वल टू हमने पढ़ा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी पढ़े है ना। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट यही तो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से हम लोग चाहें तो डी क्यू लिख सकते हैं, छोटा सा चार्ज आई डी टी, ओके सर। तो डी क्यू हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बच्चों, आई हमारे पास आ गया है 1 अपॉन आर इंटू डी फाइव अपॉन डी टी इंटू डी टी, पहले से ही मल्टीप्लाई है, ये डी क्यू आ जाएगा हमारे पास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डी टी कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे चार्ज जो आ जाएगा क्यू का वैल्यू हमारे पास वो डी फाइव अपॉन आर आ जाएगा। ये छोटे से चेंज के लिए डी क्यू लिखा था हमने, लेकिन अगर हम मोटा देखें मोटा मोटे तौर पे, तो यहाँ पे डेल फाइव भी लिख सकते हैं ऐसे करके। आई थिंक क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे डी ही रखने देते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं डी ही रहने देता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं डेल्टा फाइव भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज जो है क्यू डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड नेट फ्लक्सेंट,
नेट फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं लिखा है, मैंने लिखा है फ्लक्स चेंज पे, अगर फ्लक्स चेंज होगा तब जाकर यहाँ पे क्यू चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, सिर्फ फ्लक्स, समय के साथ नहीं फ्लक्स चेंज होना चाहिए। समय के साथ चेंज होता तो रेट लिखते हैं, क्योंकि डी नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डी नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ नेट फ्लक्स लिखा हूँ। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मैं आगे एक सवाल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, रुकिए थोड़ा सा। और यहाँ पे एक और हमने ला दिया है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड पावर भी लिखते हैं कहीं कहीं पे हम लोग। ये छोटी छोटी सी चीज़ है बच्चों, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी आई, मतलब ईएमएफ इंटू आई होता है। तो पावर हम लोग लिख सकते हैं, ईएमएफ का वैल्यू हमारे पास आ रखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों, डी फाई बाई डी टी तो हमको पता ही है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ रहा था बच्चों, 1/r डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/r और डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल भी सकते हैं पावर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, एंड टाइम पे डिपेंड करेगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बिल्कुल आसान है। मैं एक सवाल की बात कर रहा था बच्चों, यहाँ पे तो आप समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें ऐसे होती है, भाई ठीक है। एक सवाल की बात कर रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक आपको ऐसे इस तरीके से लुक दे रखा है, और आपको दे रखा है कि एक ऐसा मैग्नेट है, और इसी को मैं एक और सिचुएशन में बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पे वही सिचुएशन है, बोल रहा है आपको कि अगर ये मैग्नेट इधर इसके पास आ रहा है, इसमें ये मैग्नेट इससे दूर जा रही है, इस तरीके से बोल रहा है। क्या बताइए, यहाँ पे हमें बताइए कि अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, टेल मी विच विल चेंज, विच क्वांटिटी विल चेंज। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट चेंज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज चेंज होगा, क्या चेंज होगा इनमें से, कौन सा चीज़ चेंज होगा वो तो ये बताना है। अगर ये इधर की तरफ आ रहा है, आपको पता होगा अगर ये इधर की तरफ आ रहा है बच्चों, तो इसमें जनरली अभी देखा जाए तो फ्लक्स तो बढ़ ही रहा है ना भाई, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है। ये तो भाई अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो भाई ईएमएफ चेंज बिल्कुल होगा। रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी चेंज होगा, क्योंकि समय के साथ अगर ये आगे स्पीड में चला गया, धीरे चला गया है ना, समय के साथ इधर जल्दी चला गया तो समय कम लगा, धीरे गया तो समय ज़्यादा लगा, है ना बच्चों, उस टाइप से देखा जा सकता है। ईएमएफ हमें पता है, हमें करंट पता है बच्चों, 1/r डी फाई बाई डी टी होता है, और हमें पता है कि चार्ज क्या होता है बच्चों, 1/r इंटू डी फाई, ये होता है ना। तो अगर ये चेंज हो रहा है डिफाइबिलिटी तो ये भी चेंज होगा। समय के साथ फ्लक्स चेंज होना है बच्चों, अगर ये इधर इस वेलोसिटी से आ रहा है बच्चों, तो समय के साथ तो चेंज हो ही रहा होगा ना, समय के साथ तो फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, तो इसके कारण ये भी चेंज हो जाएगा, करंट और ईएमएफ तो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चार्ज चेंज होगा, जो यहाँ पे चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे होगा या फिर चेंज हो जाएगा। समझिएगा, चार्ज चेंज होने के लिए समय के साथ फ्लक्स को चेंज होना होगा, मतलब जिसका वेलोसिटी इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो, एक ज़्यादा पहले आ जा रहा हो, समय कम ले रहा हो या समय ज़्यादा ले रहा हो, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आ रहा समझ में आपको, मतलब कि अगर यहाँ से ये धीरे धीरे भी जाता है तो फ्लक्स का चेंज उतना ही होगा, अगर यहाँ से जल्दी से जाता है, समय कम लेता है, फिर भी फ्लक्स का चेंज उतना ही होगा, मतलब चार्ज चेंज नहीं होने वाला है बच्चों। आ रहा समझ में, समय के साथ अगर बदलता तब होता। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चेंज होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा चेंज, और यहाँ पे
करंट चेंज होगा। नोट चेंज क्या होगा, वो चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज अगर देखा जाए तो ईएमएफ चेंज हो जाएगा और करंट चेंज हो जाएगा। नोट चेंज क्या होगा, जो चेंज नहीं होगा वो चार्ज होगा। चार्ज चेंज नहीं हो सकता है ना बच्चों, चार्ज चेंज नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट तभी आता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप इसको इसे इधर ले रहे हैं वी वेलोसिटी से और इधर वी डैश से ले जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय कम लग रहा हो ज़्यादा लग रहा हो, फ्लक्स चेंज सेम ही होगा। आ रहा समझ में, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से भागते हैं तो भी आपके पास फ्लक्स उतना ही है, और धीरे धीरे भी चलते हैं तो फ्लक्स उतना ही आएगा। तो जब फ्लक्स उतना ही आ रहा है बच्चों तो चेंज कैसे होगा, नहीं होगा ना। और रेजिस्टेंस तो इसका वही रहेगा, तो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है। आई थिंक आप समझ रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ था, मैंने बता दिया। छोटे छोटे कुछ कुछ सवाल लाए हैं बच्चों आपके लिए, मैं कर देता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। एन टर्न्स है, एरिया है, रेट ऑफ चेंज एन रोटेशंस है। ओके ओके, एच पर सेकेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी। अरे यार बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों। कोई एन टर्न का कॉइल है बच्चों, इस टाइप का कॉइल है मान लेते हैं, होता है ना छोटे छोटे ऐसे करके, इसमें टर्न्स हो ऐसे करके। और ये क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, एन रोटेशंस पर सेकेंड है। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, अगर ये चेंज हो रहा है बच्चों तो फ्लक्स मैक्सिमम कब आता है, मैंने आपको बता रखा है। बी डॉट ए का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू, इन दोनों के बीच का थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, तो बी ए आ जाता है। एरिया वेक्टर ऐसे हो और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है इंटू एरिया ए है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसका एन है तो एन लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एन नहीं है तो एन नहीं लिखेंगे। एन से तो मल्टीप्लाई तभी करना होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स होगा। हम पहले क्या ले रहे थे, बस एक ऐसे लूप ले रहे थे, एक ऐसे जिसमें नंबर ऑफ टर्न एक होता था तो यहाँ पे एक ही लिखते थे। लेकिन अगर हमको फ्लक्स लिखना है, मल्टीपल यहाँ पे टर्न्स दे रखे हैं ऐसे करके, तो जितना टर्न्स होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना फ्लक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चों। तो एन बी ए आ गया हमारे पास, यही हो गया फ्लक्स हमारे पास, मैक्सिमम फ्लक्स। तो यही तो आंसर है बच्चों। कितना ईजी सा सवाल है ना। एक और सवाल काफ़ी ईजी सा सवाल है। 5 मीटर स्क्वायर एरिया सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड दिया है एंड आर द वेक्टर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एरिया ए वुड बी। यार बिल्कुल आसान सा है बच्चों। अगर इस टाइप से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये इसका एरिया वेक्टर है और ये 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, तो बी ए बाई 2 आ जाएगा। बी का वैल्यू हमारे पास 4 दे रखा है, एरिया का वैल्यू हाफ दे रखा है, अपॉन में 2, तो 1 आ जाएगा, तो 1 वेबर आ गया। बहुत ईजी सा है बच्चों। फ्लक्स वेबर में बताना है, क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंस 10 ओम का है, टाइम दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है समय के साथ, है ना, इस टाइप से। ओके, तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट बताना है। तो ईएमएफ जो होता है बच्चों, ईएमएफ आपको मैंने बताया d5/dt होता है बच्चों। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा d5/dt और हमें करंट निकालना है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, सिंपल। तो ईएमएफ निकाल लेते हैं, d/dt कर देंगे यहाँ पे 6t² माइनस 5t+1। जल्दी बताइए इसका डिफ्रेंसिएशन करके कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा बच्चों, 12t माइनस 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 ओम का है। समय कितने पे पूछ रहा है, 0.25 सेकंड पे। तो इससे इस टाइम पे क्या होगा, 12 गुना, इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, -5 डिवाइडेड बाई 10, शर्त या 12, 3 में से तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, 2/10 आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0.2 सेकंड है क्या, हाँ 0.2 सेकंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था,
यहाँ पे ये इसको बैठाएंगे तो निगेटिव आ रहा था। तो निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? जो हम यहाँ पे रियल में ईएमएफ लिखते हैं वो नेगेटिव और डिफाइव होता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिए हैं इसी कारण निगेटिव आ रहा है ना बच्चों। लेकिन अगर हम निगेटिव लेकर चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? निगेटिव का कॉन्सेप्ट कल बता दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? वो लेंज लॉ में आता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला का है, डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे रखी है भाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया बताना है। ये वाली जो है ना वो जो इस टाइप से बना रखी है, इसी एरिया के थ्रू हमें बताना है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा भाई। ये एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर, तो इसी के थ्रू बताना है कितना होगा हमारे को फ्लक्स। बी डॉट ए होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखना होगा। एरिया वेक्टर ये ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे है, तो सरफेस टेढ़ा है इस टाइप से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो ये एंगल देखना होगा। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके बना सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देंगे अगर यहाँ पे, और ये ऐसे जा रहा है, और ये एंगल तो पूरा 90 है, ये 30, तो ये होगा 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री मिल गया, सिंपल। बी ए कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, बी का वैल्यू 0.2 है। एरिया कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 10, 10/10 का है, स्क्वायर दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 10 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻4 कर देंगे ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻2 आ जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 0.1 आ जाएगा, तो ये 10⁻³ वेबर हो जाएगा। और इसी को हम चाहे तो मिली में लिख सकते हैं, 1 मिली वेबर, ये मिली है, तो 1 मिली वेबर, ये आंसर हो गया। 10⁻³ को मिली बोलते हैं। काफ़ी ईजी है बच्चों, काफ़ी ईजी है, आपको बस फिगर देखना आना चाहिए ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। अब चीज़ें मैंने कुछ कुछ बता दिया है, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल इजी ही हैं, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। बस निगेटिव का लोचा हो रहा होगा, निगेटिव कल हम बताएंगे, वो लेंज लॉ में आता है। लेंज लॉ ने बताया, वो लेंज अंकल थे, उन्होंने बोला कि भाई ये कैसे कैसे हो रहा है, आपने ठीक है बता दिया, इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज आ रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे कैसे आ रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है? तो वो चीज़ करके देखा था उन्होंने, देखा कि वो ऐसे ऐसे आ रहा है, तो उन्होंने बता दिया। तो लेंज लॉ हम कल देखेंगे बच्चों, ठीक, मिलेंगे आगे। अभी के लिए आपको हम दे देते हैं एक छोटा सा थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।